इनकम है और मैंने वहां पे टैक्स नहीं दिया, तो अब आपके जेहन में होगा एफटीआर का तो कोई ताल्लुक नहीं होता। ताल्लुक तब नहीं होता जब टैक्स दिया हो, और अगर मैंने टैक्स ना दिया तो अब मुझे पाकिस्तान में एफटीआर के अंदर उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा। मैंने कहा ना वो थ्योरेटिकल एक बेस बनाता है और न्यूमेरिकल उसमें डाइवर्जन पैदा करेगा। जी कोई सवाल? ये लाइबिलिटी निकाली 8.5 लाख पे स्लैब रेट लगा के, और क्या 4 लाख रुपए तक 0% है। बैलेंस में देखो जो रेट लगता है वो लगाया उसने। ये 8,750 ये क्या आ रहा है? ये तो टैक्स क्रेडिट निकला। ये उस इनकम पे पाकिस्तान का जो टैक्स बनता है ये वो है 2,12,500 रुपए पे पाकिस्तान का टैक्स कितना बनता है? 1,500। ये वो है कि आपने पाकिस्तान में उस इनकम पे प्रोपोर्शनेट 8,000 10,000 वहाँ भी पे करके है, पाकिस्तान में 8,750 बनता है। ये लिखा हुआ था ना पे करके आया, जी सर। तो दोनों में से जो कम है वो आपको मिल जो जाएगा। काम है ये 26,250। ये टोटल में से वो माइनस कर दिए ना आपने, टैक्स क्रेडिट पड़ रहे हैं ना आप, फॉरेन टैक्स जी क्रेडिट। सर। तो मैंने उधर 10,000 दिया हुआ है ना, जी सर। तो पाकिस्तान का टैक्स आप माइनस कर दो ना लो ना मुझसे। अच्छा अच्छा सही है, सही है। ऐसे ही हो रहा है कि नहीं? जी सर सर। वो जरा थ्योरी वाली साइड पे है। ये मुझे नहीं समझ आया 2 इयर्स वाला ये एक्सप्लेन करें ये बैन वगैरह। कुछ भी नहीं उसने कहा। उसने कहा आपने एविडेंस देखें, टैक्स क्रेडिट होना है पेमेंट बेस पे, हाँ उधर पेमेंट करोगे ना यहाँ आपको मिलेगा। बस सीधी सी बात है। ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन उसने 2 साल का दे दिया आप, अगर लेट भी पेमेंट कर देते हैं तो लेट पेमेंट आपने यहाँ पे रिटर्न बनाते हैं तो पेमेंट तो ऐसी कौन होती है? तो डेफर्ड पेमेंट कर तो सकते हैं। ये मैं बाहर की कंट्री का टैक्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे है कोई डेफर्ड पेमेंट का कॉन्सेप्ट? होता होगा। तो उसने टाइम दे दिया कि 2 साल। अच्छा अगर 2 साल में पे नहीं करता नहीं आप एविडेंस दे देना मुझे, पेमेंट कर। आपने कहा ना मुझे क्रेडिट लेना है, आपने भी 10,000 का क्रेडिट लिया, हाँ लिया है ना, बिल्कुल। तो पेमेंट का चलान किधर है? हाँ वो सलाम देगा कि ये मैंने पेमेंट की है। जब वो बताएगा कि अभी 2 साल का टाइम रहता है तो मैं 2 नहीं वो नहीं, वो कहेगा जी मुझे प्रूफ चाहिए। रहता है रहता होगा, मैं क्या करूं, मुझे तो प्रूफ दोगे तो क्रेडिट मिलेगा। तो फिर इसने यहाँ पे पैसों वाले ना फर्जी बातें नहीं करते, वो कहता है भाई पैसे दोगे तो क्रेडिट मिलेगा, अगर नहीं दिया तो जाओ पहले जमा करा के आओ, वरना पाकिस्तान में 8,750 जमा कराओ। वो ये कहेगा आपसे। रिकवरी डिपार्टमेंट मफरूजों पे नहीं चलता भाई, ये टैक्स आपकी तरफ बनता है या नहीं बनता। एक्चुअल पेमेंट होगी तो बस 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 बात खत्म हो गई। फर्जी बातें नहीं होती जी, मुझे ये हो गया तो मुझे फलाना हो गया। उसने कहा भाई बात सुनो, आज की डेडलाइन है, आज तुमने इसकी पेमेंट करनी है, अगर तुम कर सकते हो तो ठीक है, वरना ये लायबिलिटी तुम्हारी तरफ निकलेगी और तुमने पाकिस्तान में पैसा ये जमा कराना है। फिर 2 साल के बाद अगर वो उन 2 साल 2 साल का तो सिर्फ पेमेंट के लिए टाइम है ना, पेमेंट पेमेंट के लिए आपको टाइम दिया कि विद इन 2 ईयर आप पे कर सकते हैं, बट क्रेडिट तो सब्जेक्ट टू पेमेंट ही होगा ना। अगर आप पेमेंट करती ही नहीं, फर्ज करें 1.5 साल गुजर गया है, तो मैं 6 महीने इंतजार नहीं करूंगा, मैंने पेमेंट बेस पे क्रेडिट देना है आपको। फैसिलिटी 2 साल की दी गई है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि होता है ना बंदा नॉन रेजिडेंट बंदे के पास कई पैसे होते हैं या कोई इशू होगा, ठीक है। तो फिर पेमेंट भी आज ही दिखाओ ना, ख्वाब ना दिखाओ मुझे, चलान लेकर आओ। सीधी सी बात है। आप कहेंगे लो मुझे 2 साल दे रहा है, तो फिर जब आप लेके आएंगी ना उसको क्रेडिट ले लेना। आज तो डिमांड निकल आई आपकी। अच्छा वो कहता फिर वो मैं बताता हूँ ना, इधर आओ। आपने वो मुझे ख्वाब दिखाया ना, एक मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कहूंगा मुझे 35,000 दे दो, जिस दिन आप 10,000 बाहर जमा कराएंगी ना, 8,750 का क्रेडिट ले लेना आके मुझसे, हम एडजस्टमेंट आपकी कर देंगे। रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देना ये उसको। कैरी फॉरवर्ड हो सकता है फॉरेन टैक्स? यानी जिस डेट पे करोगे उस ईयर में लेंगे। कैरी फॉरवर्ड किस बात का भाई? नहीं सॉरी मैं गलत तुमने हूँ। दिया किसको था? मैं आई टेक माय वर्ड्स बैक। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस डेट पे फिर आप पेमेंट करेंगे 2 साल तक, तो फिर उस ईयर में लेंगे कि फिर इसको फिर वापस रिटर्न ज्वाइन होगी उस टाइम? मैंने तो लाइबिलिटी आपकी निकाल दी 35,000, अच्छा मुझे मेरे पैसे दे दो, ठीक है। जब तुम पेमेंट करोगे ना तब आके क्रेडिट मुझसे ले लेना।
मैं उस वक्त 8,750 आपका माइनस कर मैंने दूंगा 2020 में 35,000 पे कर दिया कर दिया। और वहाँ पेमेंट की 2021 में जाके। 21 में जाके अब वो credit- चलान मुझे लाके दे दो और रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दो। अच्छा सर ये ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं देगा सहूलत प्लस करने के लिए। तेरी सादगी पे कौन न मर जाए। नहीं ऐसे नहीं। पैसों का बेनिफिट लेने आए हो ख्वाब दिखा के, अच्छा वो ऑटोमेटिक कर दे और तुम जमा भी ना कराओ। अच्छा नहीं। अच्छा वाह जी वाह। पैसों वाले लोग ख्वाब नहीं देखते, वो कहता भाई टेबल पे चीज रखो, पैसे रखो, चीज मिलेगी। नहीं तो वो दरवाजा खोला बाहर जाओ यहाँ से, ख्वाब ना दिखाओ जी मैं कल ले आऊंगा, तो कल चीज ले लेना क्रेडिट लेने के लिए कमिश्नर के पास एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अगर वो एक्सेप्ट करे तो। वो मुझे लगता नहीं कि वो आपकी बात मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। सब्जेक्ट टू पेमेंट है, सीधी सी बात है। अच्छा क्या गारंटी है कल को आप वापस आओगे और चालान भी लेकर आओगे? अच्छा बेनिफिट मैं आपको दे दूं, बाद में पता ही कोई नहीं जमा भी होना है कि नहीं होना। हाँ नहीं, अगर आपको कस्टम वाले इंपोर्ट की ड्यूटीज में छूट देते हैं तो पहले आपसे पोस्ट डेटेड चेक्स ले लेते हैं, ये मैं आपको बताता चलूं। अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो उसने वो चेक इन कैश करवा लेना, कन्वर्ट कर देना, वरना एफआईआर सीधा काटेगा कि चेक बाउंस हो गया, बंदे को पकड़ लेंगे वो। प्रोफेशनल लोग इस तरह बात नहीं मानते हुए। पैसों की डील में ये नहीं होता कि गाड़ी मुझे अभी दे दो, पैसे कल ले लेना। अब गाड़ी वालों को देखो, एडवांस पेमेंट लेते हैं वो, 4 महीने की क्यू में आपको लगाएंगे। आप टोयोटा या होंडा गाड़ी लो ना, वो कहता जी पेमेंट दे दे, 4 महीने बाद गाड़ी मिल जाएगी। क्यू में लगा दिया उसने, पैसे भी पहले लिए उन्होंने, पे ऑर्डर लिया, पे ऑर्डर पे ऑर्डर लेते हैं। जी, पे ऑर्डर लेते हैं। तो उससे भी मैंने एडजस्ट बहुत है, तो मेरा दो रात ऑन ले लो। अब वो ऑन तो अब उसी पे तो लिमिटेशन अब लगाई है ना कि अच्छा सर इसमें ये हो सकता है कि हम कहते हैं कि हमने रेक्टिफिकेशन अप्लाई नहीं करनी, आप जो जिस ईयर में मैंने पेमेंट तुम अभी रुक जाओ इधर ही, तुम बहुत आगे चले जाते हो। वो फिर वो जो मैंने करने वाला ना रह जाएगा, मेरा काम आप लोग मुझे करने नहीं देते। तो आपकी इससे रिक्वेस्ट है, लिख लेना अपना सवाल। रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी मेरा नया टॉपिक है जो मैंने, ये 5 चीजें, अगला पोर्शन यही है। पहला पार्ट मुकम्मल हुआ फॉरेन टैक्स साइड का, फिर भी आप सवाल लिख लेना, मैं आपके सवाल फिर भी ले लूंगा, लेकिन मुझे पहला जो रूटीन का काम है उसको कर लेने दो। रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, ये 5 चीजें हैं जी इसके अंदर। इसमें से एक तो आप निकाल लो, क्योंकि फुल टाइम टीचर्स और रिसर्चर 4 नंबर जो है, सॉरी सीनियर सिटीजन जो है वो 2019 में खत्म हो गया था, बाकी बच गए 4। तो ये आपकी लायबिलिटी में रिडक्शन है। फिर वही बात, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस, आप वो कर दें तो आपकी लायबिलिटी में रिडक्शन हो जाएगी। ये आप सेकंड शेड्यूल पार्ट 3 की बात हो रही, लिखा हुआ है साथ, अंडर क्लॉजेज भी लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला क्या है जी, फ्लाइंग एंड सबमरीन अलाउंसेस। दूसरा टोटल अलाउंसेस ऑफ पाकिस्तान एयरलाइंस का पायलट्स के लिए। तीसरा वो मैंने आपको बताया वो खत्म हो गया 19 के बाद, 19 तक की असेसमेंट हो रही होगी तो वो मिल जाएगा जहां एप्लीकेबल होगा। चौथा रिडक्शन फुल टाइम टीचर्स और रिसर्चर है। और 5वां यील्ड और बेबू सर्टिफिकेट, जिसपे काफी रोला भी पीछे पड़ा रहा कि ये क्या हो क्या रहा है। तो अच्छा अब 1 बाय 1 कर, ये पहला जी। फिर वही सवाल, किसको मिलेगा? टू एन इंडिविजुअल सिर्फ इंडिविजुअल में हाँ वो भी ना कंपनी व्हेन अवेलेबल। पहला कहता जी, फ्लाइंग अलाउंस बाय फ्लाइट इंजीनियर्स नेविगेटर्स ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, पाकिस्तानी एयरलाइंस और सिविल एविएशन अथॉरिटी, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और अदर रैंक्स ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। एंड दूसरा क्या, सबमरीन अलाउंस बाय द ऑफिसेज ऑफ द पाकिस्तान, ऑफिसर्स होगा ये, पाकिस्तान नेवी शैल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 2.5% एज ए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। प्रोवाइजो साथ लगी हुई है, मैंने जान के अलग किया उसको। That the reduction under this clause shall be available to so much of the flying allowance or submarine allowance as does not exceed an amount equal to the basic salary. अब बेसिकली ये है क्या, फ्लाइंग और सबमरीन अलाउंस जो बाय एयर या बाय सी जो लोग जाते हैं, इन स्पेसिफाइड बंदों को उन्होंने कहा जी
इस पे हमने इसको सेपरेट ब्लॉक बना दिया है, एक बेसिक सैलरी तक, एक बेसिक सैलरी तक। मसलन आपकी बेसिक सैलरी है साल की, अगर आप मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं तो मंथली, एनुअल कर रहे हैं तो एनुअल। अगर साल की मेरी बेसिक सैलरी है 16 लाख रुपए, ठीक हो गया। मेरा फ्लाइंग अलाउंस मुझे मिला है, अब 3 सिचुएशन बनेंगी। अब आपने अपनी आंखें, कान और दिमाग खुले रखना। मुझे मिला 8 लाख रुपए फ्लाइंग अलाउंस, मेरी बेसिक सैलरी है 16 लाख रुपए। इस 8 लाख पे मुझे लग जाएगा 2.5%। टैक्स सेपरेट ब्लॉक में चला गया ना, यानी अब होगा क्या, वो 16 लाख अलग हो जाएगा और ये 8 लाख अलग हो जाएगा। 16 लाख पे टैक्स सैलरी वाला लग जाएगा और इस पे लग जाएगा 2.5%। सेपरेट ब्लॉक इसको रिड्यूस टैक्स रेट कह लो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। तो यार इस पे इतना दे दो, घर जाओ। इसको इनकम में, टैक्सेबल में, अल्टीमेटली इनकम में भी आएगा, टोटल इनकम में भी आएगा, टैक्सेबल इनकम में नहीं आएगा। वहां जाके ये सेपरेट हो जाएगा। इनकम में ऐड करना है ऐसे? इनकम की डेफिनेशन में तो एफटीआर और सारे ऐड होते हैं ना। पार्ट ऑफ सैलरी तो नहीं बनाना, सैलरी का पार्ट तो नहीं बनाएंगे, सैलरी का टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं ठीक बनाएंगे, है। सैलरी का पार्ट तो होगा, जी। फिर ग्रॉस के बाद आगे एग्जाम्प्ट कर देंगे। एग्जाम्प्ट नहीं कर देंगे, सेपरेट ब्लॉक में ले जाएंगे। 2.5% देना नहीं है, नंबर 1। अब दूसरी सिचुएशन, मेरी बेसिक सैलरी भी 16 लाख है, फ्लाइंग अलाउंस भी 16 लाख है तो 16 लाख में 2.5% और 16 लाख पे सैलरी वाला। तीसरा अब आ गया, मेरी बेसिक सैलरी 16। एक मिनट अभी मैं लेता हूं, पहले मुझे एग्जांपल दे लेने दें, फिर आपके बाद आपको पूरा मौका देते हैं। मेरी बेसिक सैलरी 16 लाख है, मुझे फ्लाइंग अलाउंस मिला 20 लाख तो रुपए, 16 लाख तक ही होगा 2%। तो बाकी 4 लाख वो नहीं होगा, वो 16 लाख में ऐड होगा वापस वो आके। गारंटी चला जाएगा। जी 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 जी, यही तो चक्कर है, इधर ही तो लेके आना था मैंने तुम्हें। ये बताइए उसने मैंने कहा, उसने एक बेसिक सैलरी तक ये कहा, अगर इसके बराबर आपका फ्लाइंग अलाउंस है या कम है तो 2.5%, अगर वो ज्यादा हुआ तो 2.5 वाला अलग हो जाएगा और बाकी का आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी में आके नॉर्मल टैक्स रिजीम में 20 लाख पे आपको टैक्स लग जाएगा। सर फ्लाइंग अलाउंस क्या है? ये जहाज जब उड़ाते जी हैं सर। या वो जो लोग वो है ये स्पेसिफाइड, तो आपको पता है सबसे ज्यादा ब्रेन हैमरेज किसको होता है? किसको? कैप्टन को, जो जहाज उड़ाता है। वो जब उसकी वो खींचता है ना उसके अंदर, तो लीवर- नर्व्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है ना, देखो सवारी का ये हाल होता है, जहाज आप ऊपर जा रहा है तो जो चला रहा है उसका क्या हाल हो रहा होगा। अच्छा। ये इस वजह से है। अभी पायलट्स के लिए भी है, वो आगे है, वो अलग, पहले पायलट इसके अंदर ही थे, अब उन्होंने उसको सेपरेट कर दिया, वो अगला क्लॉज है, वो बाद में। अभी सिर्फ फ्लाइंग और ये किसके लिए, देखो ये पायलट्स नहीं है, जरा गौर से देखो, ये फ्लाइट इंजीनियर्स हैं, ये उनको भी फैसिलिटी दी गई है। जो पायलट्स है वो अगले क्लॉज में है, पहले पायलट इसी में होते थे, उसको रिलीफ एक और तरीके से दिया गया, वो बात की बात है। अभी आप पहले इसकी बात करें। नहीं तो नर्व सिस्टम पे वो क्यों, मतलब उसको कंफ्यूज क्यों कर रहा है? मतलब वो नॉर्मली भी उसको जीवन देख सकता है, तो वो गई कभी तुम ना इछने वाले जहाज नहीं उड़ाने। ये जो कागज के जहाज उड़ाते हाँ, हैं वो गया जहाज, वो इधर चला गया, वो उधर चला गया, ये वो वाला जहाज नहीं है। बड़ी हैक्टिंग क्यों हो रहा है? ओ भाई बहुत जिम्मेदारी वाली काम है ये। आप ना एक मैनुअल गाड़ी जरा चलाओ और शहर के अंदर चलानी है तुमने, तो तुम्हारी टांग और हाथ तुम्हें लग पता जाएगा, गेयर बदल बदल के वो टांग रह जाएगी, यार ये क्या मुसीबत है भाई, ये क्या है। ये तो ऑटोमेटिक ने तो इतनी आसानी पैदा कर दी कि मसला ही कोई नहीं। अब तो एक ही गेयर में पड़ना है बस, थ्रू आउट। आप स्पीड तेज करो, आहिस्ता कर लो, जो मर्जी कर लो, वो गेयर एक ही है, चल रही है गाड़ी। सहूलत है भाई, बहुत बड़ी सहूलत है। बहरहाल अगर लॉ मेकर्स ने किसी को कोई बेनिफिट दिया है तो कोई तो इंटेंशन उसकी भी होगी ना पीछे, और काफी अच्छी अमाउंट ये मिलती है, ये भी बताता चलो। हाँ, ये ठीक है ना, ये अच्छी, ये बड़ा मेजर पार्ट होता है सैलरी का। तो उन्होंने कहा जी ये तो टैक्स बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कहा जी हम आपको सहूलत दे देते, दिस इज वाई द बेनिफिट इज बीइंग देयर। ऐसे ही नहीं है कि पकड़ा दिया अंदर,
नंबर 1। अब आपका इसको ऑनलाइन पे सवाल आ रहा था। हाँ जी, कोई सवाल था ऑनलाइन में? कोई सवाल था भाई? किधर चले गए हैं? चलो अच्छा, बाद में ले लेते। अगला जी, अब इससे अगला जो है, मैंने फिर अभी आपको बताया पायलट्स पहले इधर थे, उन्होंने पायलट्स को किया अलग, वो ले गए उसको अगले क्लॉज में, और उसका फार्मूला अलग है। ये क्लॉज अलग है, वो क्लॉज अलग है। अब आगे पायलट्स, उनके टोटल, यहां बात हो रही टोटल अलाउंसेस की, यहां सिर्फ फ्लाइंग अलाउंस की बात नहीं हो रही। अच्छा, अब यहां थोड़ा सा ना, अब जरा आंखें कान और दिमाग ज्यादा खुले रखना कि वो क्या कहना चाह रहा है आपको। इसका फार्मूला उससे उल्टा है। ये कहता है टोटल अलाउंसेस आप लेंगे पायलट्स के, पाकिस्तान एयरलाइंस किसी के भी, 7.5% आपने क्या करना है। अच्छा, होना ये है, ये कहता है एक बेसिक सैलरी से एक बेसिक सैलरी तक ये रहेगा नॉर्मल टैक्स रिजीम। बेसिक में अलाउंसेस नहीं शामिल हो जाने मन, ठीक है, मेरे हाथों से जाया हो जाना तुमने किसी दिन। मैं बेसिक सैलरी कह रहा हूं, तुम अलाउंसेस ऐड करी जा रहे हो। वर्ड पढ़ो ना, वर्ड पढ़ो जाने मन, कोई नहीं, गलती किसी से भी हो जाती। बेसिक सैलरी की दोनों तरफ, उधर भी बेसिक था, इधर भी बेसिक है। बेसिक पे तक टोटल अलाउंसेस जो होंगे, एग्जांपल वही है, मेरी 16 लाख बेसिक है, मेरे टोटल अलाउंसेस जो है 3 एग्जांपल बनेगी, 8 लाख, 16 लाख, 20 लाख। एक बेसिक सैलरी तक अब आपने रहना नॉर्मल टैक्स रिजीम पे। उससे जो ऊपर हो गए टोटल अलाउंसेस, वो जाएंगे 7.5% में। 8 लाख और 16 लाख फिर एनटीआर में रहेगा, वो एनटीआर में रहेगा, 4 लाख चला जाएगा 7.5% में। तो इसका उसके साथ इनवर्स रिलेशन है। वो बेसिक सैलरी तक रहता है 2.5%, ये बेसिक सैलरी से ऊपर जाता है 7.5%। वो है फ्लाइंग और सबमरीन अलाउंस, ये है टोटल अलाउंसेस। फर्क है दोनों में, ये दोनों में काफी फर्क है। सर ये भी 7 लाख भी जाएगा 7.5%? जी बिल्कुल, 7.5% सेपरेट में। ये ज्यादा हाश है इस पे। मतलब अलाउंसेस भी तो टोटल है ना यार। बेसिक सैलरी कितनी होगी, कितनी होगी स्केल के हिसाब से ही है ना। गवर्नमेंट सेक्टर में तो स्केल होता है। कौन सा स्केल आपको मिला? 15वां, 16वां, 18वां, 19, 20, 21, कौन सा है आपका स्केल? उस हिसाब से बेसिक सैलरी होगी। वो उन्होंने उधर, ये पहले उधर ही था, और इसके भी सिर्फ फ्लाइंग और सबमरीन अलाउंस लिए जाते थे। उसको उठा के इन्होंने इधर डाल दिया और उनको उधर कर दिया। ये किया असल में, और कुछ नहीं है। हाँ जी, ये सिर्फ पायलट्स को अवेलेबल, ये पायलट्स को है, और वो आर्म फोर्सेस और दूसरे। तो ये दोनों भी हो सकता है कि एक बंदे को ये भी अवेलेबल और वो भी, इज इट सो? नहीं, हाँ मिल भी सकता है। अगर मिल रहा है तो फिर फ्लाइंग, इसका- इसका फ्लाइंग अलाउंस इधर है ना, हाँ इस पायलट का फ्लाइंग अलाउंस इधर है, ये टोटल अलाउंस इधर है ना। अच्छा, हेलो, हाँ ठीक है, ओके ओके। तो जब मैंने कहा टोटल अलाउंसेस तो वो ऑटोमेटिक ले गया। सेपरेट कर देंगे और उसका ट्रीटमेंट वही होगा। नहीं, इसका फ्लाइंग अलाउंस अलग नहीं होना, इसका इसके अंदर ही इसका रहेगा। इधर ही है। उस क्लॉज में पायलट का नाम लिखा हुआ है, नहीं, तो तुम 2.5% कहां से लेकर आए हो? चक्कर दे रहे हो क्या मुझे? मुझे एक सिचुएशन फायदा उठाना नहीं, सिचुएशन नहीं, आप अनड्यू एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, वो नहीं मिलेगा आपको। जो कहा गया है उसी के मुताबिक ही आपको वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है जो लॉ ने कहा होता है। सर ये है कि जो मतलब टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये कि जो डिफरेंस बन रहा है बेसिक सैलरी और टोटल अलाउंस, तो उसको 7.5 लग रहा है। उस पे 7.5, ठीक है। सिंपल ये है। और वाइस वर्सा वो ऑपोजिट ही है उसका जो। हाँ जी, ये उल्टी उसके नहीं, ये काफी फर्क है ना। वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक अलग है। ठीक, अब आप अगर सेक्शन 12 और 13 को कहेंगे जी ये अलग अलग है, तो है ही अलग वो। ठीक, अगर क्लॉज ये 1AA है और वो आपका 1 है, तो वो नंबर और है, ये नंबर और है। ठीक है। उसमें तो ये था ना कि बेसिक सैलरी तक अगर या अब इक्वल या बिलो तो 2.5 लग ऐसे ही है। और बाकी जो डिफरेंस है वो ऐड हो रहा है। वो ऐड अगर बचा तो अगर बचा तो इसमें डिफरेंस पे लगे उस समय। उसने 1 बनाया, मैंने 3 बना लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने उस बच्चे या उस बंदे के लेवल तक पहुंचना है कि भाई ये कहना क्या चाहते हो तुम। ठीक, अगर वो उसको चेंज कर दे
तो आपको पता है कि क्या करना है मैंने, कि एक ही रटा लगा हुआ है, बस ये आएगा तो यही करना है। तो जरा सा इधर उधर हुआ लेफ्ट राइट, तो आपने कहना ये तो मुझे पढ़ाया नहीं था आपने। कि प्रैक्टिकल लाइफ पे आपको सारे सिनारियोज कवर करने पड़ते हैं विजन को ब्रॉड करने के लिए, क्योंकि ऑर्डिनेंस के अंदर एग्जांपल्स नहीं होती, वो बनानी पड़ती है। आगे चलूं जी, ये फटाफट इसको क्लोज करें। सीनियर सिटीजन ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ये 19 तक था, अब अवेलेबल नहीं है। हाँ 19 तक का ले लें जी, इंडिविजुअल के लिए है। अगर इसमें 2 प्री कंडीशन है, आपकी टैक्स ईयर के पहले दिन उम्र अगर 60 या 60 प्लस है और आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ज्यादा नहीं है, तो वो 50% तो आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी का 50% आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। लिया लोगों ने फायदा। तो सर ये तो इस मीन कि अगर आपका वो पीछे प्रोफाइल प्रॉपरली अपडेट नहीं है तो सिस्टम आपको ये नहीं देगा इसको, ऐसा ही है, है ना? ये उठाता है, हमारे केस में हुआ भी ऐसे। वो प्रोफाइल की बेस पे हमने कैलकुलेट किया था 18 या 19 में, रिटर्न में डाला तो वो ले ही ना, उसका टैक्स ज्यादा बने हमारा कम बने। मैंने कहा यार इसको चेक करो ये कर क्या रहा है। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा सर ये हमें रिडक्शन नहीं दे रहा 50% वाली। उसकी एज पीछे तो फिर मैंने कहा क्यों नहीं दे रहा, तो चेक किया पीछे एज जो उसकी डेट ऑफ बर्थ जो थी ना वो गलत एंटर थी। फिर हमने उसको अमेंड किया, जैसे ही हमने उसको चेंज करवाया कर देगा। उसने ऑटोमेटिक दे दिया जी, दिया उसने। तो वो तो फिर उनसे करवाना पड़ेगा, उस साल वालों को कहेंगे कि हमारा ये इशू है। तो उन्हीं से करवाया था, और किससे करवाया था हमने? हमने करना क्या, CNIC की कॉपी देनी है आपको, अब ये ओरिजिनल सीएस इससे तो वेरीफाई आप कर लेंगे ना। वैसे भी नादरा वालों के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, अगर आप फेक डॉक्यूमेंट देंगे तो वो पकड़ लेंगे, वो कहेगा भाई उधर तो ये आ नहीं रहा, ये कहां से लिया आपने। आगे चले, टाइम भी तरह ये एग्जाम्पल है उसकी, आपको वो एज वाली। तो टैक्स निकाला तो सीधा आपने वो जो 50% माइनस किया, अच्छा खासा बेनिफिट था ये। लेकिन देखो ना सीनियर सिटीजन है ना यार, आपको पता है नेशनल सेविंग सेंटर में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या पेंशन अकाउंट सीनियर सिटीजन को मिलता है। एज भी तो 60 है ना यार, ये 30 जून 19 तक अवेलेबल था, बस यानी शक्कम जुलाई 2018 तक आपकी एज 60 होनी चाहिए मस्त। जी ऐसा ही तो है। जब आप वैसे हो भी जाए तो आगे है ही नहीं, जब वो चीज है ही नहीं। अच्छा जी, फुल टाइम टीचर्स और रिसर्चर, इसमें भी काफी बहस हुई है। अगर एक बंदा फुल टाइम टीचर्स और रिसर्चर है, कहां पे, यूनिवर्सिटी में, बोर्ड में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उसको कौन है, ठीक है, क्या होगा उसके साथ, होगा क्या भाई, मुझे 25% जो मेरी टैक्स लायबिलिटी सैलरी पे बनेगी उसका 25% आपको टैक्स छूट दे दी जाएगी मसलन। अच्छा इसमें अब एक चीज है, यह एक प्रोवाइजो लिखी हुई है, जो पहले तो यह है कि इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, हायर एजुकेशन कमीशन से उसको अप्रूव होना चाहिए। इसका मतलब है प्राइवेट इदारे तो बाहर निकल गए, जी सर। जो HEC से अप्रूव्ड नहीं है, एक बात कर रहा हूँ, या वो एकेडमीज, वो इंस्टीट्यूशंस जो HEC से अप्रूव्ड नहीं है, कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको तो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो। NPO है इसके अंदर, रिकॉग्नाइज NPO से वर्ड जो है, तो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो तो स्कूल से HEC से recognize नहीं होते। कौन सा स्कूल, स्कूल कौन सा वो प्राइमरी हाई DPS, स्कूल। है, DPS, डिविजनल पब्लिक हाँ, स्कूल। divisional होगी। तो ये HEC से अगर वो HEC से अप्रूव्ड होगा तो फिर मिल जाएगा। या बोर्ड से, बोर्ड। क्योंकि इंटरमीडिएट तक तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड एजुकेशन है, HEC तो हायर एजुकेशन के लिए है, तो लोअर के लिए क्या होगा, बोर्ड। वो बोर्ड आएगा। तो इसमें तो बोर्ड का लिखना, उसमें तो HEC का लिखा है। अच्छा, Must be recognized. और ए बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और बोर्ड। बोर्ड तो वैसे भी उनका अपना ही होता है, वो गवर्नमेंट का ही होता है, प्राइवेट तो नहीं बोर्ड बना होता। अच्छा आगे क्या है, स्कूल बोर्ड से एफिलिएटेड और बोर्ड फिर अल्टीमेटली जाहिर बात है गवर्नमेंट का ही होता है, और किसका है, उसको तो उसको ना करके मरना है, उसका अपना ही। 25% ऑफ रिडक्शन टैक्स लायबिलिटी। वो भी बताता हूँ मैं, पहले प्रोवाइजो पढ़ लो कि अगर आपने
टीचर और मेडिकल प्रैक्टिशनर ने अगर प्राइवेट प्रैक्टिस से कोई पैसा कमाया या उसने शेयर पेशेंट से रिसीव किया हॉस्पिटल से, तो उसको ये रिलीफ नहीं मिलेगा, सर सैलरी के लिए वो भी नहीं मिलेगा। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या आप पेशेंट से फी लेते हैं ऑपरेशन के हिसाब से, तो उस सूरत में आपको ये वाला रिलीफ अवेलेबल नहीं होगा। अब सवाल बड़ा अच्छा है, उसी का रीजन वो नहीं देना चाह रहे उसको। आप फुल टाइम टीचर्स और रिसर्चर की डेफिनेशन में नहीं आ रहे। अच्छा, एक सवाल है कि अगर एक बंदा मतलब विजिटिंग फैकल्टी टीचर भी है, फुल टाइम टीचर भी है, इसमें फुल टाइम वाले को मिलेगा। तो फुल टाइम तो 9 से 5 खत्म हो गया ना, हाँ ठीक है, तो उसके बाद मैं पढ़ाता भी हूँ विजिटिंग बेस पे, तो वो विजिटिंग वाले पे नहीं मिलेगा, फुल टाइम पे मिलेगा। तो वो तो वैसे भी सैलरी भी दे रहा है आपको। नहीं, मैं फुल टाइम टीचर रिसर्चर हूँ फिर के नहीं। 9 to 5 तो फुल टाइम टीचर बन गया। अच्छा, तो 8 से 2 हो तो, नहीं यार, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना हॉस्पिटल में, वो 8 से 2 काम करते हैं। वो तो फिर सर वो टाइम वो एम्प्लॉय नहीं है उसका फिर। नहीं, ये फुल टाइम किसको कहते हैं? तब भी आएंगे क्योंकि प्रैक्टिस ना हो उसको नहीं, वो तो उसने निकाल दिया तो ना। आप आईसीएमए में पढ़ाते हैं, तो आप तो लेक्चर देके बाहर आए थे ना, तो आप फुल टाइम टीचर तो नहीं है। आप नहीं, मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रहा, वो एक बंदा है। मुझे तो पता है ये, मेरा तो सवाल ही और है, मेरा सवाल और है। मैं तो एम्प्लॉई उनका हूँ भी नहीं ना, हाँ मेरी तो सैलरी कहीं से आती ही नहीं, ओके, तो मैंने क्रेडिट कहाँ से लेना? वो कहेगा जी आपकी तो हेड सैलरी है ही नहीं। अगर मैं फुल टाइम टीचर में आ भी जाऊं तो लेना किस पे है? तनख्वाह। तो तनख्वाह किधर है? हाँ है। मुझे किस पे देना है उसने? सैलरी सैलरी। इसका मतलब है मैं कहीं ना कहीं तो एम्प्लॉई हूं, ये तो तय है। अगर नहीं हूं तो मैं क्रेडिट किस बात का ले रहा हूं? फिर भी मिलेगा। वो कहेगा जी तनख्वाह पे है। तनख्वाह किधर है आपकी? फिर तो चैप्टर ही क्लोज हो गया जनाब। मेरा सवाल कुछ और है। मैं पार्ट टाइम, मेरा टाइम है 8 से 2 बजे तक कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे तनख्वाह मिलेगी। उसके बाद अगर तो मैं प्रैक्टिस करता हूं, बाहर निकल गया। अगर मैं पेशेंट के हिसाब से लेता हूं उस हॉस्पिटल से, तब भी बाहर निकल गया। मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, एकेडमी भी रन करता हूं। एकेडमी पे नहीं मिलेगा, सिर्फ टीचर पे मिलेगा सैलरी पे। नहीं, मेरा सवाल ये है, आप फुल टाइम किसको कहते हैं? सवाल सिर्फ इतना था। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फुल टाइम टीचर एंड रिसर्चर? तो वो लॉ में अवेलेबल है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट पे होगा ना। अगर मैं 4 हॉस्पिटल्स में काम कर रहा हूं, एक में फुल टाइम हूं, उसने तो निकाल दिया वैसे वहां से, क्योंकि अगर तो मैं तनख्वाह ले रहा हूं, अच्छा मैं 4 जगहों से तनख्वाह लेता हूं, चलो ऐसे कर लेते हैं। फुल टाइम नहीं। मैं कहा कितने तो ਤੁਹਾਨੂੰ फसाइए ना, फिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा, मैं उसी तरफ लेके आना चाह रहा हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फुल टाइम टीचर? मेरा भी ये सवाल, तो उसकी क्या डेफिनेशन? आप लॉ में देखिए ना, लॉ में ਹੁਣ जवाब भी दोगी या आके गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़नी तो है? इसने आपसे सवाल कर लिया। हाँ, सर, इस पे तो मेरे ख्याल है जो अपने वर्ड बोले ना फुल टाइम, ये जाहिर करता है कि पूरा इस पे बड़ी बहस हुई है मेरी। इस पे मैं आपको एक फोन आ गया। अफजल नूर साहब आप सुनिए। हेलो अफजल नूर साहब, आपने रिक्वेस्ट वालेकुम सलाम की हुई है? एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ। ओके ओके। यार उनकी रिक्वेस्ट आई हुई है। पता नहीं लगा शोर में। अच्छा जी, पता क्या, मेरे पास ना एक एक्सपर्ट आ गया, न्यूरो सर्जन। उस वक्त ये प्रोवाइजो नहीं थी, मैं आपको बताता चलूं, ये प्रोवाइजो बाद में आई।
बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई, फ्रूटफुल है इसलिए कर रहा हूँ, इसी से कनेक्टेड है तभी कर रहा हूँ, वरना ज़रूरत नहीं थी आपके साथ बात करने की, ज़रूरत बनती नहीं थी, तो मैंने कहा अच्छा कर लेते। सवाल अब ये हो गया, हमने उनको ये क्रेडिट इंट्रोडक्शन नहीं लेके दी, वो सामने आगे बैठ गए, वो मुझसे बड़े भी थे और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा, पैसा भी ज़्यादा, एक्सपोजर भी ज़्यादा, न्यूरो सर्जन फील्ड भी अलग, मैं न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट था, हमने बहरहाल होमवर्क किया वो सरकार के लिए। कहते जी आप लोगों ने ना हमारे साथ बड़ी ज्यादती की। मैंने कहा सर वो क्या? आपको पता लोग बताने वाले बड़े लोग होते हैं हाँ वो तो कि हमें फुल टाइम रिसर्चर का मुझे बेनिफिट लेना था, आपने लेके नहीं दिया। मैं कहा सर बड़ी अच्छी बात है, अब बैठे पानी शानी पिए अभी बात कर। मैं कहा सर आप करते क्या है? आपको पता है ना, आप 5-6 घंटे एक जगह होते हैं, 2-3 घंटे फिर अपना ये वो सब आप करते हैं। तो मुझे पहले ये साबित करें आप फुल टाइम रिसर्चर हैं या टीचर हैं, पहले ये साबित कर। कहते देखिए जब हम ऑपरेशन करते हैं ना, डॉक्टर हमारे साथ खड़े होते हैं, उनको हम सिखाते हैं कि ये कैसे करना। तो मैं क्या उस वक्त आप टीचर हैं या रिसर्चर हैं? टीचर फिर रिसर्चर कौन है? जब वो खुद मतलब किसी चीज को इनोवेशन और क्रिएटिविटी निकालेंगे तब वो रिसर्चर उसके स्टूडेंट तो टीचर ऑपरेशन थिएटर में पढ़ा सकता है, यानी प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? अप टू सर्टेन एक्सटेंट। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप उसको देना चाह रहे हैं। तो लेकिन ये नहीं कि वो बेसिक कंसंट्रेशन आपका फोकस पे होगा, ओ सॉरी पेशेंट के ऊपर होगा। ये नहीं कि आप बता रहे क्लास आगे बैठे वो नीचे मरीज चल तो रहा फिर है। ये क्लास है कि ऑपरेशन है? मतलब एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रहे हैं ना आपको, आप सर्टेन लिमिटेशन से अंदर रह के। ये अलाउड आपको करेगा कानून आपका कि आप उस वक्त लोगों को तजर्बे सिखाएं आप? हाँ ये पॉइंट मेरा भी था। ये लीगल वाले ने उसने तेरी धौनते रख कान ते गोड़ा रख देना। देखिए मेडिकल स्टूडेंट्स तो ऐसे ही नहीं वो सॉरी वो डेड बॉडीज को भी तो दिखाते हैं। मैंने उसको तो पढ़ाना है या ऑपरेशन करना है, पहले ये तय कर ले आप, फिर ਤੁਹਾਡੇ प्रोफेशन की भी बात चो गल करांगे। ऑपरेशन ऑपरेशन आप ये ना हो कि प्रोफेशन से निकल ही जाएगी, उसको बचा लो किसी तरह। ये ना हो कि दूसरों को बचाते बचाते अपनी डिग्री फेक करवा लो। उस वक्त नहीं होगा। तो आप ये साबित कर लेंगे कि आप उस वक्त टीचर थे कि ऑपरेशन करने वाले थे? इतना आसान नहीं होगा ये। मैं कहा अच्छा चले मान लेते हैं आप सिखाते हैं लोगों को, आप पहले मुझे ये साबित करें आप फुल टाइम है जी। ये कहाँ लिखा हुआ है कि 9 to 5 ही बंदा काम करेगा तो फुल टाइम होएगा? मेरा टाइम 8 से 2 है। तो मैं कहा सर फिर एक बात बताएं, एक पार्ट टाइम और फुल टाइम में फर्क क्या होता है? इधर आओ भाई, एक बंदा 9 से 5 काम करता है वो भी फुल टाइम है, एक 8 से 2 करता है वो भी फुल टाइम है। तो व्हाई द वर्ड इज फुल टाइम, व्हाई द पार्ट टाइम इज नॉट बीइंग देयर? तो मैंने टीचर को 2 बजे छुट्टी होती है। जो भी है वो अलग बहस, एक अलग है। अभी लीगल बहस हो रही है, लड़ाई ये हो रही है कि आप अंदर आते हैं तो मैं आपको ले देता हूं। मैं कहा जी मेरे मुताबिक माजरत के साथ आप इसके अंदर नहीं आते। कहते जी मेरे मुताबिक अंदर आते हैं, तो मैं क्या फिर आप अपनी जिम्मेदारी पे उठा लें, मैं आपको ये रिलीफ ले देता हूं, अगर कल को ये रिवर्सल हुआ तो टैक्स आप पे करेंगे। उसने कहा जी मैं ले लेता हूं। मैं कहा ले ले, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप ये कह रहे हैं मैं फुल टाइम टीचर और रिसर्चर हूं, मैं कह रहा हूं कि आप पार्ट टाइम टीचर और रिसर्चर हैं। अगर ये ऐसे नहीं है तो मुझे फिर वर्ड दोनों को डिफाइन कर दें। चले टाइमिंग भी मैं आपकी मान लेता हूं, तो फिर दोनों में फुल टाइम और पार्ट टाइम में डिफरेंस क्या है? तो उसने कहा जी ये कहां लिखा हुआ है कि 9 से 5 वाला ही फुल टाइम होता है, 8 से 2 वाला फुल टाइम नहीं होता? तो मैं क्या फिर लॉ ने इंटेंशनली वर्ड फुल टाइम क्यों यूज किया? उसने पार्ट टाइम या वर्किंग इन ए वर्किंग कह देता हूं, वर्किंग इन ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या रिसर्च इंस्टीट्यूट, या वर्किंग ही काफी नहीं थी? जब भी डिफरेंस आएगा तो इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर चेक की जाएगी। ये बेनिफिट वो फुल टाइम को ही देना चाहते थे। एक और सवाल भी है, एक प्रिंसिपल है, अच्छा सवाल है, प्रैक्टिकली आया ना। एक प्रिंसिपल है एक गवर्नमेंट स्कूल में, साथ वो एडमिनिस्ट्रेशन वो पढ़ाता भी है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करता है।
तो क्या वो हेड मास्टर जो है वो फुल टाइम टीचर की डेफिनेशन में आता है? नहीं वो नहीं। आपके सामने है। आप एक ही वक्त में पढ़ा भी रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर रहे हैं, पैसे आप इकट्ठे ले रहे हैं। क्या आप फुल टाइम टीचर हैं? नहीं है। आपकी जीडी चेंज हुई है। आपने सिर्फ एजुकेशन और रिसर्च का काम करना है और स्पेसिफाइड इदारे के अंदर करना है, तब आपको ये रिलीफ मिलेगा और फिर आप फुल टाइम भी होंगे। वर्ड बड़ा क्लियर है, 3 प्री कंडीशन है, नॉन प्रॉफिट, रिसर्च, गवर्नमेंट इदारा, फुल टाइम। दूसरा, तीसरा सिर्फ सैलरी के ऊपर मिलेगा। और अगर आप इन तीनों कंडीशंस को मेट नहीं कर पाएंगे तो मैं कह जी, मैं हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन पर्पस के लिए या आपको ठंडा करने के लिए मैं कर दूं, बट मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात, आप मुझे समझा नहीं पाए। बहरहाल मैं सभी एक मिनट सर लॉ ने फुल टाइम टीचर को डिफाइन नहीं किया हुआ, तो हम क्या बोलते हैं 9 to 5 करें? वो यही तो बहस है। अब जब चीज ना हो तो क्या करना होगा? फिर तो तमाम गवर्नमेंट टीचर्स और जो पढ़ाए मेडिकल टीचर्स वो सब इसमें से एक्सक्लूड हो गए, देखिए बात ये है, जिनकी टाइमिंग 9 to 2 की है, 8 to 2 या 9 to 2। नहीं अब सवाल एक और सवाल भी आ गया, खाली ये नहीं है। अच्छा, उसमें अब 2 चीजें पैदा हो जाएंगी, एक बंदा घर जाके कुछ करता है, एक नहीं करता, तब क्या होगा? वो तो एक बात अलग हो गई ना, बिल्कुल ठीक है। वो तो बात ही इसमें से तो निकल गई। तो 8 से 2 बजे तक आप वहां करती क्या है, पहले ये तो बताइए। Teaching, तो फिर ठीक है, फिर तो इसी डेफिनेशन में है। फिर तो आएगा। यही उसने सवाल किया है ना, बट मसला पता क्या है, उसकी बाकी जो इनकम आ रही थी वो इससे भी ज्यादा थी। मुझे मसला ये हो रहा था कि देखें, आप वहां से जो पैसे ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप मुझे फुल टाइम को डिफाइन नहीं कर देते, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हर बंदी तो फिर जो बंदा 2 घंटे पढ़ाता है गवर्नमेंट इदारे में, वो भी फुल टाइम है, वो बैठा रहेगा वहां पे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की जो टाइमिंग है, अब हम अगर स्कूल्स की बात करते हैं या कॉलेजेस की बात करते हैं या मेडिकल की प्रोफेशन की बात करते हैं, तो उनकी तो टाइमिंग दी जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही full होता time है, consider ऐसे ही होता है ऐसे ही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या तमाम लोग फुल टाइम और प्री कंडीशंस को मेट करेंगे तो फिर आप अंदर आ सकते हैं। अगर उसका टाइम वही है, आप काम भी वही करते हैं, आप प्री कंडीशन जी बिल्कुल वेरी करता है। अब हेडमास्टर कभी सारे नहीं पढ़ा रहे होते, कुछ पढ़ाते हैं कुछ नहीं पढ़ाते या पार्ट टाइम पढ़ाते हैं, वरना उसको हेडमास्टर का डेजिग्नेशन ही नहीं मिल सकता। ठीक है, फिर आप एक बंदे को आप ये कह देते हैं कि भाई आपने इसके साथ थोड़ा सा इस चीज को भी देखना है। जीडी वही आ गई ना, वो तो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, वो तो देखना पड़ेगा। तो मेरा घूम फिर के मैंने एक जगह पे आना है, क्या वो बंदा फुल टाइम की डेफिनेशन में आता है और क्या वो उन इदारों में काम करता है जो उन्होंने कहे हुए हैं, और क्या एक्सक्लूजन में तो नहीं जाता, तो फिर आप इसके अंदर आके वो रिलीफ ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है कि वो अगर उसके इदारे का टाइम वही है, बिल्कुल कहा जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पे था कि अगर उसका टाइम वो है तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। अगर उसने 8 से 2 रखा हुआ है, 8 से 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी है, 5 भी है, ये तो डिपेंड करता है। लेकिन अमूमन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेकंड शिफ्ट भी चल रही होती है, हाँ उसके एम्प्लॉइज ही लागू होते, तो पेनल्टी तो ये लगता है कि उसको आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। आना चाहिए, क्योंकि उसकी टाइमिंग ही यही है। अच्छा, टाइमिंग उसने रखी या आपने रखवाई, ये भी एक चीज है जी। मैंने 3 घंटे के लिए आना है बस। फिर नहीं वो फिर अब आपको देखो ना, केस टू केस चीज को स्टडी करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, आपका पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो दिखा है, हाँ उसका एग्रीमेंट उसमें लिखा क्या हुआ है, आप कितना काम करेंगे, कब कब करेंगे और कैसे करेंगे, ये तीनों चीजें निकालें, फिर उसको थ्रैश किया जाएगा। तो जी ये बंदा तो आते ही 3 घंटे के लिए, ये तो पढ़ा के चला जाता है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या विजिटिंग वाला तो खैर वैसे ही नहीं आएगा वो तो। अच्छा, अब अगर मैं गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता हूं और विजिटिंग बेस पे पढ़ाता हूं तो मैं उस इदारे के लिए तो फुल टाइम वैसे नहीं रहा, मैं वैसे आल दो कि मैं खुद हूं। मेरा भी एक सवाल है,
मैं 5 गवर्नमेंट स्कूलों में या कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ, 5 गवर्नमेंट के हैं, लेकिन विजिटिंग बेस पे पढ़ाता हूँ, सारा दिन एजुकेशन ही देता हूँ। तो क्या मैं फुल टाइम टीचर नहीं हूं? मेरा भी एक सवाल है। वो 5 घंटे एक जगह पे लगाता है, मैं 5 जगहों पे लगा देता हूं। तो क्या मुझे इंटाइटलमेंट नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने आपको सैलरी पे नहीं लेक्चर बेस पे रखा होगा। वो 153 में लेके जाएगा आपको, वो 149 में नहीं लेके आएगा आपको। इसमें आने के लिए आपको 149 में अब आना अगर उसकी टाइमिंग 9 to 5 हो, उसके गवर्नमेंट बाद में तो इतना होता नहीं ना। उसके बाद वो academy आप का- कौन सा यूनिवर्सिटी कॉलेज है जिसका 9 to 5 टाइम है? मेरे नॉलेज में तो कोई भी नहीं है। कोई हॉस्पिटल कुछ दिखा दो मुझे। उसके बाद सर अगर वो academy का- वो अलग चीज है ना, वो पढ़ाता है। हमने तो देखना पहले हिस्से को। जी सर, हमारा तो पहले हिस्से से ताल्लुक है टीचर के लिए। टीचर के लिए। रिसर्चर के लिए तो रोक दिया ना अगले ने, उसने कह दिया टीचर प्रोवाइडेड दिस क्लॉज मेडिकल प्रोफेशन के अंदर, ठीक है ना, क्या कहा उसने? टीचर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। सर एक बंदा वो नहीं, मेरा सवाल है, मैं पढ़ाता हूँ फुल टाइम, यस सर, तो साथ में प्रैक्टिस करके 2, 4, 5 हजार कमाता हूँ, कमाल। उसको नहीं दे रहे आप। प्रैक्टिस तो निकल जाएगी वो उसका क्या नहीं प्रैक्टिस नहीं, उसकी अब मेहनत, अब ये तो कोई तरीका नहीं है, ये लिमिटेशन भी गलत है। तो एक डॉक्टर कहाँ से 2, 4, 5 हाँ। हजार कमाते हैं? नहीं, शुरू में बड़ी मेहनत होती है देखो ना, शुरू में टीचर भी जाके नहीं लगते। फिर जब बंदा उसकी एज भी देख लिया करो कितनी है, वो उसने पैसा भी तो कमाना है ना। अब तनख्वाहदार तबके को पैसे कितने मिलते हैं, ये भी एक इशू है, वो भी गवर्नमेंट के सेक्टर में। वो देगा क्या आपको? वो तो आने जाने पे ही खर्च हो जाना है, ये भी देखें ना आप। बहरहाल ठीक है, स्पेसिफाइड सेक्टर को बेनिफिट है। 1 मिनट मुझे मुकम्मल अब कर लेने दो ना, मेरा आखिरी पॉइंट है, फिर आपके सवाल। हाँ, एक बंदा वो 8 से 2 एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है फुल टाइम, ठीक है। उसके बाद 4 से 8 वो एक और स्कूल में पढ़ाता है स्पोर्ट्स, वो भी फुल टाइम ही है, तो दोनों भी कंसीडर होंगे फुल टाइम। ये तो अपेरेंटली तो यही लग रहा है। अगर उनका टाइम ही बताए, एक बंदा फर्स्ट शिफ्ट में भी काम करता है, सेकंड शिफ्ट में भी करता है, दोनों तरफ एम्प्लॉई है, बिल्कुल कर सकता है जी। उनका टाइम आपने रिस्ट्रिक्ट, आपने क्या है ही रिस्ट्रिक्टेड कि 8 से 2 बजे तक पहला है और 3 से लेके 7 बजे तक दूसरा है। एक बात कर रहा हूँ, ये 8 बजे तक है, जो भी उन्होंने रखा हुआ है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता वो? तो पहला अदारा रजिस्टर्ड है और दूसरा अदारा ऐसी से रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, वो फिर निकल जाएगा ना, दूसरे वाला निकल जाएगा। नहीं, वो तो निकल गया, वो तो पहले मेरा वाले से सबसे रिडक्शन मिलेगी जी, मिलना नहीं, देना भी उसने सैलरी पे ही है, सैलरी पे। वर्ड ही सैलरी लिखा हुआ जी है। सर, आप जो मर्जी कर लें, क्रेडिट आपको सैलरी पे ही मिल रहा सैलरी पे। है। यानी मेरी अगर कोई और इनकम आ रही है तो वो नहीं आएगी इसके अंदर। बहरहाल एक सवाल है इसका, वो आप देख लो कि पड़ा हुआ है जी आपको फुल टाइम टीचर पंजाब यूनिवर्सिटी का 340 है, अदर सोर्सेज 2 लाख है, 540 पे वो टैक्स निकाला गया 7000, और वो सैलरी पे जो बनता था उसका 25% माइनस करके इस सैलरी के टैक्स, क्योंकि टोटल 7000 5,40,000 पे है, जी सर, जिसमें सैलरी का जो टैक्स करते हैं। उसके ऊपर 25%, सही है। बाकी जो सोर्सेज इनकम आ रही है उससे वो टैक्स पूरा पे करेगा। वो तो लग गया 7000 में ऐड है ना। जी सर, हाँ जी, आखिरी पॉइंट आज का जी, ताकि इरादा तो मेरा और भी था, लेकिन चलो अभी ये ही हो जाए तो ये भी अच्छी, ज्यादा नहीं लेकिन सही काम सर होना ये चाहिए। एग्जांपल पे आएगा मैंने एक पॉइंट। पिछली एग्जाम्पल पे ये ले ले, आपने जो किया वो किया 340 को डिवाइड किया 540 पे और उसको मल्टीप्लाई किया 700 में, जो अमाउंट आई है और उसका भी 25% लिया जो अमाउंट है। तो कुछ लोग तो करते हैं कि वो डायरेक्ट 340 के ऊपर लगाते हैं तो स्लैब रेट सैलरी का और उसका 25% करके तो रिडक्शन उसकी अदर इनकम नहीं होगी ना, नहीं, बाकी इनकम नहीं होती उसके लिए। फिर वो कहते हैं कि हम तुम्हें कैसे पता है? मैं करता हूँ तो इस तरह नहीं किया, इस तरह नहीं किया, तो तुमने क्रेडिट ज्यादा लिया कि कम लिया? ज्यादा क्रेडिट लिया ना, दैट्स व्हाई मैं पूछ रहा हूँ, इससे क्रेडिट कम नहीं करता है। तो तुमने लॉ के मुताबिक चलना है या उसको अपने मुताबिक चलाना है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर ये फिर सही है, लॉ के मुताबिक है। पता तो तुम्हें लग गया होगा, हाँ, वो फिर जुगाड़ है। तुमने फीस तो ले ली होगी ना उससे। मैंने नहीं ली, मैं जिसके पास मतलब हूँ तो कहते हैं ऐसे ही करना अच्छा, उन्होंने आपको कहा कि ऐसे ही करना है, है, ऐसे ही करना है कि 25% लेना है, उस टैक्स का जो सैलरी में निकला स्टेट दे दो। पर हम ये कह रहे हैं कि ऐसे करना, ओके सर, ठीक है? अब तुम देख लो तुमने ऐसे करना है या वैसे करना है। मैंने इसीलिए पूछा कि- नहीं, वहां तुम मजबूर हो, यहाँ मजबूर नहीं हो, तो यहाँ उन्होंने तो ऐसे ही बंदों को सच डाला है, वो- बस कर देना, तू अपनी गल करेगा कर, तू फिर दूसरे वाल निकल जाना।
ये दुनिया बहुत बड़ी है, किस किस के पीछे भागोगे? फिर अपना आप छोड़ दोगे तो आप अपनी बात किया करो, छोड़ो इन चीजों को। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट ये आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल में काफी यूज किया हमने, और मैंने बार में लोगों को कहा भी कि इसका फायदा जो होता है ना, ये भी ले, और एक और मैं इसके साथ ऐड करूंगा लेकिन बाद में, पहले इसका फिर दूसरा। ये मैंने जैसे भी बताया, सीनियर जो सिटीजन है ना, जब आप नेशनल सेविंग सेंटर में जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे जनाब आपने इन्वेस्टमेंट किस स्कीम में करनी है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में। असल में डिपेंड करता है आपको पैसा कब चाहिए। एक बंदा कहता है जी मुझे हर महीने बाद पैसा चाहिए, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। कहता जी मुझे कुछ 6 महीने बाद मिल जाए, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। आप कहते हैं जनाब कोई बात नहीं, खैर है, सालों साल पढ़ा भी रहे, अगर डबल शबल बढ़ बढ़ के आए तो फिर उन्होंने कहा जी आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट ले। फिर उसने कहा जी वो सुना है कोई ज्यादा उम्र का बंदा हो तो उसको कुछ स्पेशल भी आप कुछ देते हैं, वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या पेंशनर अकाउंट है। उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो एज कंपेयर टू अदर स्कीम्स के 1-1.5 का फर्क होता है, वो ज्यादा पैसे देते हैं उसको, और वो देते उसको है जिसकी इन्वेस्टमेंट की डेट पे जो एज है वो 60 या 60 ऑब्वियसली प्लस एज होगी, उसको मिलेगा। सर एक अकाउंट है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जिसपे आपको डेली बेसिस और मंथली बेसिस पे मिल रहा है, एक है स्पेशल जिसको सेविंग के बाद मिल रहा है, उसके अलावा कौन सा है? अगर आप काफी सालों वेट कर सकते हैं 3 years की हाँ 3 इयर्स, वो बहबूद तो फिर सीनियर सिटीजन के लिए। बहबूद वाला सर्टिफिकेट है। और अगर आप काफी देर तक वेट कर सकते हैं तो फिर डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, 7 साल 10 साल बाद वो फिर पड़ा रहता है, पैसा हम लेते नहीं फिर, तो वो 2.5 गुना होके 3 गुना होके फिर आपको वापस मिलता है। तो ये आप इसी नेचर चेंज भी कर सकते हैं, मतलब मैंने डिफेंस लिया लेकिन मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई तो मैंने कहा इसको तुम कन्वर्ट कर दो रेगुलर। तो उसमें फिर ये होता है कि अगर उनकी पॉलिसी में ये है कि प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आपको मिल सकता है तो देंगे, वरना हो सकता है कुछ भी ना दे। मसलन 6 महीने वाले में ये पॉलिसी है उनकी, अगर मैं 6 महीने से पहले कन्वर्ट करता हूं ना उसको, मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट भी नहीं मिलेगा, वो देते ही नहीं, फिर वो गया आपका पैसा। पूरे 6 महीने हो गए तब प्रॉफिट आपका ड्यू होगा। प्रिंसिपली देना चाहिए, लेकिन तो क्या आप भी पैसा निकाल रहे हैं तो वो आपको फिर वो नहीं दे रहे। अच्छा अब होना क्या है, ये तो हो गया पॉलिसी की, जो आपकी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी। अब मैंने इन्वेस्टमेंट की, अच्छा एक और भी रिस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि एक नाम पे बहबूद सर्टिफिकेट या पेंशन अकाउंट 50 लाख से ज्यादा का नहीं होगा। अगर आप यदि 4 करोड़ का दे दे मुझे, नहीं देंगे आपको। मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो एक बहबूद सर्टिफिकेट पे आपको 50 लाख की होगी, तो बाकी फिर आप रेगुलर या दूसरे सर्टिफिकेट में जाके लगा, ये भी लिमिटेशन। अच्छा चलो जी, अब पैसा आ गया, पैसा उन्होंने आपको देना है। इसमें अब लॉ ये कहता है कि इनके अकाउंट से पेयर टैक्स काटे बगैर पेमेंट करेगा। हाँ जी, और पेंशनर अकाउंट इन पे टैक्स नहीं होता, टैक्स फ्री पैसा आएगा आपके पास, पूरा का पूरा आपके पास आ जाएगा। आ गया पैसा। अच्छा लोग इसका दूसरा मतलब ये लेते हैं कि शायद रेसिपिएंट एग्जेम्प्ट हो गया, रेसिपिएंट नहीं एग्जेम्प्ट हुआ, उसने छूट दी है पेयर को कि पेयर टैक्स नहीं काटेगा, रेसिपिएंट ने टैक्स देना है अगर बनता होगा तो। अब वहां बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है आपके लिए। क्लॉज है जो सेकंड शेड्यूल का, वो ऑप्शन ये देता है, मसलन मुझे मिला, मैं अज्यूम कर लेता हूं 4 लाख रुपए। अब लॉ आपको ये फैसिलिटी ये दे रहा है कि 4 लाख पे या तो नॉर्मल टैक्स निकाल लो या 10% कैलकुलेट कर लो, जो कम है वो आप ले लें। अब 4 लाख तक आपको पता है नॉर्मल टैक्स 0% है, तो अगर मैं 10% कैलकुलेट करूं वो 40,000 बनेगा, तो मैं नॉर्मल टैक्स रिजीम में इसको डाल दूं, ठीक, तो आपका 0 टैक्स हो जाएगा। अब मैंने रिसीव किया 12 लाख रुपए, फिर मैं नॉर्मल टैक्स निकालूंगा, 12 लाख पे 6 जो बनेगा वो फिर टैक्स निकालना जाएगा। फर्ज कर ले वो बन गया 2 लाख रुपए, अज्यूम कर रहा हूं मैं। नॉर्मल टैक्स कितना है 2 लाख रुपए, तो 12 लाख का 10% कैलकुलेट करूं 1.20 बनता है,
मैक्सिमम टैक्स है 120। 10% से ऊपर नहीं आपका टैक्स जाएगा इनके लिए, सिर्फ इनके लिए। 10% ऑफ प्रॉफिट का ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर आपको लगे कि आपकी लायबिलिटी 1,20,000 से ऊपर जा रही है तो आप इसको इधर ला के तो 10% आप तक उसको दे के फारग हो जाए। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी उस 10% से कम बनती है तो उसको अवेल कर लें। ये बात हो रही है। तो रिलीफ दोनों तरफ से है। पहला तो लोग अक्सर सवाल करते हैं जी अब अगर टैक्स काटना ही नहीं था तो हमसे क्यों ले रहे हैं? मैं आपको रिलीफ दे रहे हैं भाई, पैसा आपके पास सारा साल आएगा, आप इस्तेमाल करें और एंड पे टैक्स चेक कर ले और उसमें भी रिलीफ है। दोनों में से जो कम है वो दे दो भाई। अच्छा सर, इसमें ना एक लोग थोड़ी सी ना फनकारी दिखाते हैं, वो मैं शेयर करता हूँ, है तो वो नहीं। सपोज आपका प्रॉफिट है 10 लाख रुपए, अब 4 लाख रुपए तक तो वो इनकम एग्जाम करना, तो आप सुनो तो वो 10 लाख का 10% लें, उसको कंपेयर करें एनटीआर के टैक्स से नीचे वाली ग्रोथ को लेने। वो करते हैं वो 10 लाख में से पहले 4 लाख जो जहाँ तक 0% है उसको निकालते हैं और 6 लाख पे 10% लगा के तो जो आंसर था उसको कंपेयर करते हैं। तो विच इज रॉन्ग ना। देखो हर दौर में ना फनकार लोग पैदा होते हैं, हाँ, पर लो अपनी जगह पे होता है। आपने ग्रॉस पे ही लगाना है। बिल्कुल ऐसे तरीका यही। कल को डिमांड निकली होगी, वक्ती तौर पे आप झूठा आसरा तो बंदे को दे रहे हैं बट टेक्निकली वो ठीक नहीं और है। ये है सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए, 60 प्लस जो रिटायर्ड हो। ऐसे ही ऐसे। उसके अलावा वो आपको सर्टिफिकेट देगा ही नहीं। CNIC से पहले वेरीफाई करेंगे कि आपकी एज क्या है और 50 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करने नहीं देगा आपको हाँ, ये भी सारे उसी के तरीके। जी। वो फिर 2 नामों पे करें या जो भी करें या अलग अलग स्कीम में करें वो आपकी चॉइस होगी। अच्छा अब रेगुलर में कर लें या फिर डिफेंस में कर वो लें। जो फिर आप ना भी करें, आप वो पैसा आपका भाई, आप उसको आग लगा दे, कुएं में फेंक दे, इस्तेमाल करें ना करें आपकी चीज है, जो मर्जी करें। किसी ने क्यों बोलना बीच में? हम तो नहीं होते किसी को कि अब जबरदस्ती कि तुम ये करो, करना तो उसने है। हम तो सिर्फ सजेशन देने वाले लोग होते हैं भाई इसको, इसमें ये है, बी है, सी है। अब इसका सवाल जी, कितनी इनकम है जी? सैलरी 3 लाख रुपए, 85 लाख रुपए मैंने अदर सोर्सेज डाला है और बेबू सर्टिफिकेट से 80,000 रुपए। जब इनका टैक्स बनाया वो बन गया 22,28,000 रुपए, सबको जमा करके नॉर्मल टैक्स में निकाल रहा हूं मैं। जब उसको कंपेयर किया और टैक्स निकला 80,000 रुपए पे 20,000 रुपए, तो 20,000 लेकिन 10% 8,000 है, तो तो आपको क्रेडिट 12,000 रुपए का क्रेडिट मिलेगा जो आप माइनस करेंगे ताकि आपकी लायबिलिटी वापस वहां चली जाए जो 10 से ऊपर ना जाए। रिटर्न में ऐसे ही फीड होना है, आपने उसका टैक्स पूरा निकालना है और टैक्स क्रेडिट जो आपने लेना है ये आप 12,072 रुपए का जो है इसका क्रेडिट आपने रिटर्न के अंदर डालना है। वो डालेंगे तो वो 8,000 रुपए आपकी उस इनकम पे लायबिलिटी को उठा के आप, यानी ऑब्वियसली 22 लाख ऊपर जो था उसमें से 12,000 बेसिकली माइनस हो जाएगा और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। और वो जो बहबूद में जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है सपोज 50 लाख वो वेल्थ में शो करवानी है। हाँ जी वो तो करनी ही है आप। अब आपका अगर टैक्स क्रेडिट या रिडक्शंस में कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। ये मतलब रिडक्शन तो इनको सेपरेट क्यों किया? टैक्स क्रेडिट और रिडक्शन को सेपरेट क्यों किया? दोनों के सेक्शंस और क्लॉजेज अलग अलग है ना। डिफरेंस क्या है टैक्स क्रेडिट और रिडक्शन? एक मिनट सवाल आ रहा क्या है? दोनों में फर्क क्या है? नाम पे उन्होंने फर्क डाला है। ठहर जो सवाल पहले इधर से आ रहा है। हाँ जी। Clarity पीछे क्या है कि उन्होंने नेम क्यों चेंज किया? देखिए जब कोई चीज बनाई जाती है तो इंटेंशन ऑब्वियसली दोनों की एक का तरीका अलग है, दूसरे का अलग है। एक को ले गया वो रिडक्शन के अंदर, एक को फिर एग्जम्पशन भी अलग है। देखो सेकंड शेड्यूल के 4 हिस्से क्यों हैं? पहला टोटल इनकम से छूट है, एक में टैक्स लायबिलिटी में छूट है, एक में टैक्स रिडक्शन है रेट में छूट है और एक में स्पेसिफिक प्रोविजन से छूट है। तो सबका पर्पस अलग अलग है, तरीका भी अलग अलग है। समझ आ रही बात? इसलिए उनको अलग अलग किया जाता है। फिर उनका एक सीक्वेंस भी होता है, पहले टैक्स क्रेडिट है फिर टैक्स रिडक्शन है, पहले वो आएगा फिर वो आएगा।
सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट है। बहरहाल तरीका उन्होंने डिवाइस किया वो है पर्पस इंसेंटिव ही देना है उसको, इधर से आ जाओ या उधर से आ जाओ। हाँ जी अब कर लो जी ऑनलाइन में। हाँ जी सवाल था सर एक क्वेश्चन ये था कि ये जो पायलट्स पे या फ्लाइट इंजीनियर्स पे टैक्स है जी। ये सिर्फ उसमें वर्ड लिखा हुआ है पाकिस्तान एयरलाइन, तो वो हाँ। सिर्फ पीआईए वालों के लिए या जो दूसरी एयरलाइंस के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक मिनट ठहरे जी, सवाल अच्छा मैंने तो पाकिस्तान, वैसे मैंने अभी पाकिस्तान एयरलाइन लिखा तो पाकिस्तान एयरलाइंस ही हुआ है। वापस आते हैं, एक मिनट ठहरो पाकिस्तान एयरलाइन लिखा हुआ था। ठहरो 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 लॉन्ग में देखेंगे वहाँ। पाकिस्तानी एयरलाइंस है जी, ऐसा ही है। ये आपको दूसरी एयरलाइंस पे नहीं आएगा जी। सिर्फ पाकिस्तान पीआईए पे मिलेगा जो पीआईए के एम्प्लॉयज हैं। नहीं उसने पाकिस्तानी एयरलाइंस कहा है, उसने पाकिस्तान की एयरलाइन को नहीं कहा, पीआईए नहीं लिखा उसने। PIA अगर एक शाहीन या वो दूसरे जो और लोग बैठे हुए हैं पीआईए के अलावा, तो वो भी तो पाकिस्तानी एयरलाइन ही है ना। जैसे एमिरेट्स है वो हाँ एमिरेट्स जो है, वो नहीं। नहीं अब देखो उसने पीआईए वर्ड यूज नहीं किया, जी जी तो एमिरेट्स जो होगा उसको भी पाकिस्तानी एयरलाइन ही है ना, वो पाकिस्तान के एयरलाइन के प्रेमिसेस नहीं यूज कर रहा। नहीं, ये एमिरेट्स तो अच्छा, मतलब- पाकिस्तानी तो नहीं है ना। वो तो लेकिन गलत सर ही है। एमिरेट्स तो जो बंदा इधर काम पाकिस्तान- एक मिनट देखो बात ये है, जी अगर उसने रिस्ट्रिक्ट करना होता तो वो सिर्फ पीआईए लिखता ना। फिर पाकिस्तानी एयरलाइंस तो ये है कि पाकिस्तान में registered जो है। पाकिस्तान में काम कर रही है वो पाकिस्तानी एयरलाइन होएगी ना, ये बात हो रही है। हम पाकिस्तानी कंपनी की बात नहीं कर रहे, रेजिडेंट कंपनी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। फर्क है ना दोनों में। ठीक है। क्यों उनके पायलट जहाज नहीं चलाते क्या? ऐसी सारी एयरलाइंस जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही जी हैं, जी वो पाकिस्तानी सारी ये पाकिस्तानी इकोनॉमिक से- एयरलाइंस की बात हो रही है, उसने रेजिडेंट एयरलाइंस की बात नहीं की। राइट 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 ठीक है ठीक है ना, वरना वो फॉरेन और पाकिस्तान एयरलाइंस को अलग कर देता। ठीक है। हाँ जी कौन कर रहा था सवाल? एक और क्वेश्चन है जी सर। जी वो एक और है। हाँ जी करें। अच्छा ये जो टीचर्स का आपने रिसर्चर्स का बताया है, ये टीचर्स या रिसर्चर ये सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के हैं या ये जो प्राइवेट टीचिंग करते हैं नहीं, उनको प्राइवेट भी वाला- ये बेनिफिट? देखिए उसने जो वर्ड यूज किया ना, एक मिनट ठहरो, आपने वो देखा नहीं उसको? आप देखे उसमें वर्ड है टीचर रिसर्चर, एनपीओ में रिकॉग्नाइज में एजुकेशनल रिसर्च गवर्नमेंट में काम कर रहा होगा, और फिर नीचे जो इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी या बोर्ड है वो एचईसी से अप्रूव्ड होगा। अगर अच्छा मेरा सवाल ये है, अगर कोई प्राइवेट अदारा एचईसी से अप्रूव्ड है, वो भी है। एक वो भी है। एजुकेशनल या यूनिवर्सिटी एचईसी से अप्रूव्ड है, लम्स है, लम्स है। हाँ जी बिल्कुल लम्स है। तो लम्स ले लो। वो अगर वहाँ क्यों पे नहीं? full time teacher- हेलो ठीक है, तो अगर- ठीक है भाई, आपने कंडीशन मेट करनी है तो कर तो दी है, और क्या करें? हाँ जी बिल्कुल ठीक है सही। हाँ जी और जी हाँ जी आपका था किसका सवाल? सर, मेरा क्वेश्चन। हाँ जी करें जी। सर आपने कहा कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है ना वो एफटीआर पे नहीं मिलेगा। अगर आपने टैक्स उधर दे दिया हो ठीक तो है, अब एक बंदा उसकी एफटीआर इनकम में भाई उसने वहाँ टैक्स पे कर दिया, तो यहाँ तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा एफटीआर पे। कुछ भी नहीं और होगा। अगर उसने नहीं पे किया तो फुल टैक्स लगेगा यहाँ। जी फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये मैंने अभी आपको मैंने बताया, सीए फाइनल में एक सवाल आया था, उन्होंने जानबूझ के डिविडेंड इनकम दी जो कि फाइनल डिस्चार्ज में अभी भी फाइनल डिस्चार्ज है, और उस पे लिखा कि इस पे बाहर जो टैक्स बनता था ना वो दे दिया। ये रेजिडेंट नहीं दे के आया ना, यही तो सवाल था। तो यहाँ का रेट लगेगा। फिर फायदा क्या, अगर दे आया तो फिर तो सवाल ही खत्म हो गया। वो सवाल थोड़ी है, वो तो दे आया, फिर वो दे के नहीं आया हाँ, यहाँ पे। तो फिर आपको वो टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि छूट उस सूरत में है जब आप टैक्स देंगे। आपने कहा ना एक इनकम पे 2 दफा टैक्स नहीं है, तो आपने तो 1 दफा भी नहीं दिया, फिर आपको छूट कहां से मिलेगी? अच्छा अब सिर्फ रह गया बाकी आपका सवाल है कोई? हाँ जी सर अगर एक मिनट मिस का पहले सवाल है। हाँ जी तो इसमें जो इंस्टीट्यूट्स की बात करें, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, अगर तो वो रजिस्टर हैं एचईसी से, जैसे आप यूनिवर्सिटी की Approved बात नहीं करें, ठीक है ना, लेकिन ऊपर उन्होंने कहा नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल। नहीं नहीं और है अंदर, एंड नहीं है ऊपर, ऊपर भी पढ़ो ना, ऊपर लिखा क्या हुआ है, वो और के साथ है, एंड नहीं है।
अगर एंड होता फिर आपकी बात ठीक थी कि ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए। देखें पहला क्या है, फुल टाइम रिकग्नाइज एनपीओ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, दूसरा नॉन प्रॉफिट